बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके इस वीक के टेस्ट में शामिल किया गया है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जो अक्सर एग्ज़ामिनर जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ जीन एंड जीन लोकस। जीन किसे कहते हैं और जीन लोकस क्या है। तो स्टूडेंट सिंपली पहले आप ये बात समझते जाइए कि जीन जो है ये डीएनए के फ्रैगमेंट को कहा जाता है, यानी कि डीएनए का जो टुकड़ा है उसे जीन कहा जाता है। और यही जीन्स जो हैं ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं, यानी कि जो भी खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं वो जस्ट एंड जस्ट किसके ज़रिए होती हैं, जीन्स के ज़रिए। और तीसरी बात कि ये जीन्स किस तरह से इंफॉर्मेशन को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। ये जीन्स जो हैं गैमेट्स के ज़रिए, गैमेट्स मीन स्पर्म्स और एग के ज़रिए जो है ये इंफॉर्मेशन को वालिदैन से मुंतकिल करते हैं बच्चों में। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ मौजूद है कि लोकस किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन जिस जगह पर मौजूद होता है उसे उसका लोकस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ जंपिंग जीन। तो स्टूडेंट्स जंपिंग जीन नाम ही उसका इंडिकेट कर रहा है कि ये इस तरह के जीन्स होंगे जो कि क्रोमोसोम पर एक ही पोजीशन पर स्टे नहीं करते, बल्कि ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रहते हैं। मतलब ये एक जगह से जंप करके दूसरी जगह पर और सम टाइम एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर भी ये क्या कर लेते हैं, जंप कर लेते हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया जाता है, इन्हें जंपिंग जीन्स कहा जाता है। यहाँ लिखा गया है कि जंपिंग जीन्स डू नॉट सेटल पीसफुली ऑन देयर लोसाई, दे कीप ऑन होपिंग ऑन डिफरेंट लोसाई ऑन द सेम क्रोमोसोम और अदर क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अलील। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जीन का जो अल्टरनेटिव नेम है वो अलील है। याद रखें कि क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर हर जीन का पेयर होता है और जीन आपकी बॉडी में हर करैक्टर को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आई कलर के लिए एक जीन पेयर होगा, स्किन कलर के लिए एक जीन पेयर होगा, हर करैक्टर के लिए एक जीन पेयर जो है वो होमोलॉग क्रोमोसोम के ऊपर, लोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है। और होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें दो होमोलॉग होते हैं, देखें एक राइट साइड पर नज़र आ रहा है आपको और एक लेफ़्ट साइड पर नज़र आ रहा है, और ये दोनों होमोलॉग मिलकर होमोलोगस क्रोमोसोम बना रहे हैं। और एक्चुअली ये एक होमोलॉग जो है वो मदर की तरफ से आता है और दूसरा होमोलॉग जो है वो फादर की तरफ से आता है, और दोनों के ऊपर एक ही करैक्टर के दो जीन्स या अलील्स मौजूद होते हैं, और ये दोनों क्रोमोसोम की एक ही लोसाई के ऊपर या लोकस के ऊपर क्या होंगे, मौजूद होंगे। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास यहाँ पर अलील्स को इंडिकेट किया गया है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सबसे ऊपर आपको कैपिटल टी स्मॉल टी नज़र आ रहे हैं। ये दोनों ही जो हैं ये हाइट के लिए, लेट्स सपोज के दोनों जो हैं वो जीन्स जो हैं इनका काम क्या है कि एक ही करैक्टर को कंट्रोल करना। वो कौन सा करैक्टर, लेट्स सपोज के टी जो है ये टाल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर दो जीन्स या दो अलील्स मौजूद हैं और इनका काम हाइट को कंट्रोल करना है। और याद रखें कि अलील्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट जो अपने करैक्टर को एक्सप्रेस करता है और रिसेसिव अपने करैक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब भी दो होमोलॉग के ऊपर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव इकट्ठे आएंगे तो ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कहलाएगी। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल टी और दूसरे होमोलॉग पर स्मॉल टी है, तो ये क्या है, हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव। और जब भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव अलील इकट्ठे होंगे तो हमेशा डोमिनेंट अपने करैक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने करैक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब भी दो रिसेसिव अलील्स इकट्ठे होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे तो वो अपने
करेक्टर्स को क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि दोनों अलील्स अगर एक जैसे हैं, अगर कैपिटल टी है एक होमोलॉग पे, दूसरे पे भी होमोलॉग पे भी कैपिटल टी है, तो ये होमोलॉगस कंडीशन कहलाएगी। और अगर एक जो है वो डोमिनेंट है यानी कि कैपिटल टी है और दूसरा रिसेसिव स्मॉल टी है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हेट्रोजाइगस। अंडरस्टैंड। तो यहाँ भी इसने यही लिखा है कि जीन फॉर्म पेयर ऑन पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वन मेंबर अ जीन पेयर इज लोकेटेड ऑन द वन होमोलॉग, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एंड द अदर मेंबर ऑन द अदर होमोलॉग। सो नेक्स्ट यहाँ पर लिखता है कि पार्टनर ऑफ जीन पेयर आर कॉल्ड अलील। तो जीन पेयर के जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, अलील्स। बल्कि सिंपली आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जीन्स का ही दूसरा नाम क्या है, अलील्स है। नेक्स्ट यहाँ लिखता है कि ईच अलील ऑफ ए जीन पेयर ऑक्यूपाइज द सेम जीन लोकस ऑन द रिस्पेक्टिव होमोलॉग। तो याद रखें कि एक करेक्टर के जो दो जीन होते हैं वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के एक ही पोजीशन पर मौजूद होंगे, यानी कि जहाँ पर एक जीन होमोलॉग पर मौजूद है तो दूसरा पेयर जो है, दूसरा उसका जो जोड़ा है, दूसरा जोड़े वाला जो जीन है वो भी दूसरे होमोलॉग की सेम पोजीशन पर पाया जाएगा। बोथ अलील ऑन द लोकस मे बी आइडेंटिकल और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन जीन पूल। तो जीन पूल को समझने से पहले हमें पॉपुलेशन की डेफिनेशन को समझना होगा। तो कहता है कि एनी ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज डेट एग्जिस्ट टुगेदर इन बोथ टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखता हो, एक ही जगह पर एक ही वक्त में पाया जाए, उसे पॉपुलेशन बोला जाता है। जिस तरह ह्यूमन की जो टोटल तादाद है, लेट्स सपोज कि एक रूम में जो है वो 50 लोग बैठे हैं, तो वो 50 लोग जो है या इंसान जो हैं वो ह्यूमन पॉपुलेशन कहलाएंगे, ठीक है। और इसी हिसाब से हम जीन पूल को कैसे डिफाइन करेंगे कि ऑल द जीन्स और अलील्स फाउंड इन द ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम कलेक्टिवली कॉल्ड द जीन पूल। तो मतलब मैंने जिस तरह पॉपुलेशन का बताया कि एक ही रूम में 50 इंसानों की मौजूदगी इंसानों की पॉपुलेशन है, और इन 50 इंसानों की बॉडी में जो जीन्स और अलील्स की कलेक्शन मौजूद है, या इस पॉपुलेशन में जो जीन्स और अलील्स मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं, उसे उस पॉपुलेशन का क्या बोलेंगे, जीन पूल बोलेंगे। अंडरस्टैंड। इट इज़ द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द टोटल जीन्स इन ए ब्रीडिंग पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग एट अ गिवन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्हेन बोथ द लीव्स ऑफ ए जीन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म आर द सेम, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होमोजाइगस फॉर द जीन पेयर। अगर एक जानदार की बॉडी में एक ख़ास ट्रेट या करैक्टर के लिए दोनों अलील्स एक जैसे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा होमोजाइगस, ठीक है। An individual with a homozygous genotype is a homozygote, for example capital R ये homozygous condition है, small r ये भी क्या है, homozygous condition है। heterozygous किसे कहते हैं, the two alleles of its gene pair। कहते हैं कि अगर एक जानदार में एक ट्रेट या करेक्टर के लिए दोनों अलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, जिस तरह एग्जाम्पल में लिखा है कैपिटल R स्मॉल r, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हेट्रोजाइगस। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में हेट्रोजाइगस एलील्स पाए जाएं, उन्हें हेट्रोजाइगोट का नाम दिया जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के नेम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो दो लॉ थे उनके नाम बताएं। तो सबसे पहले अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल ग्रीगर जॉन मेंडल जो है ये 1822 में पैदा हुए और 1884 में इनकी डेथ हुई। लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स बाय फॉर्मुलेटिंग 2 लॉज ऑफ हेरिडिटी।
कहते हैं कि इन्होंने, ये मेंडल वो साइंटिस्ट था जिसने क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी और इसने अपने दो लॉ पेश किए। पहला है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को बताया जा चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। याद रखें कि मोनोहाइब्रिड किसे कहेंगे? इन इंडिविजुअल दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर वन पार्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। तो ऐसा जानदार जो एक करेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए अपने अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन रखे, उसे क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड। और डाईहाइब्रिड किसे बोलेंगे? एन इंडिविजुअल डेट इज हेट्रोजाइगस फॉर टू, जो हेट्रोजाइगस हो कितने ट्रेड्स के लिए, कितने करेक्टर्स के लिए? दो ट्रेड्स के लिए, उसे बोलेंगे डाईहाइब्रिड। नेक्स्ट यहाँ पर कहते हैं दूसरा पॉइंट मोनोहाइब्रिड का, इट इज़ दी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म डिफरिंग इन वन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड। तो कहते हैं कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है, मोनोहाइब्रिड मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें हम एक हाइब्रिड या एक हेट्रोजाइगस ट्रेड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और डाई हाइब्रिड में हम कितने ट्रेड्स के बारे में स्टडी करते हैं? दो ट्रेड्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड कहेंगे जिसमें हम दो ट्रेड्स को स्टडी कर रहे हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक ट्रेड को स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट या डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ बयान करें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक द टू कॉन्ट्रास्टिंग alleles for each trait in an individual segregate for each other at meiosis so that each gamete receive only one of the two alleles। ठीक है, कहते हैं कि पहली बात कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने जस्ट एक ट्रेट को स्टडी किया था और वो एक ट्रेट कौन सा था? वो था सीड शेप, जिसमें इसने एक ट्रेट की दो वैरायटीज़ को स्टडी किया था। सीड शेप दो तरह की इसने स्टडी की थी, एक राउंड सीड शेप थी और दूसरी रिंकल सीड शेप थी। तो कहते हैं कि जब भी गैमेट्स बनते हैं मियोसिस के ज़रिए, तो उस दौरान जो है अलील्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और अलग होने के बाद किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं? गैमेट्स में, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक ट्रेड को स्टडी किया गया है और इसके मुताबिक जब भी गैमेट्स बनते हैं तो एक ट्रेड के दोनों अलील्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे और किस में चले जाएंगे? गैमेट्स में, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बात हमें किसने बताई थी? मेंडल ने। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की तारीफ़ करें। मेंडल डिवाइज्ड अ क्रॉस कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने एक क्रॉस डिवाइस किया था, ईजाद किया था, इसे टेस्ट क्रॉस का नाम दिया गया था। एक्चुअली इस क्रॉस का फ़ायदा क्या था? ये इस्तेमाल होता था फॉर टेस्ट द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप। हमें एक्चुअली देखें, कोई भी पौधा है हमारे पास, लेट्स सपोज हम मटर की ही बात करते हैं, तो उसकी अगर हमें मटर की जो शेप नज़र आ रही है वो राउंड है, तो कहते हैं हमें अगर इसकी जीनोटाइप मालूम करनी है तो हम कैसे करेंगे? हम टेस्ट क्रॉस के ज़रिए। तो किसी भी फिनोटाइप की जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं। और ये मेथड हमें किसने बताया था? मेंडल ने। इसका तरीकाकार क्या है? यहाँ पर देखें, नीचे लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट क्रॉस। It is a mating in which an individual showing a dominant phenotype is crossed with an individual showing the recessive phenotype। तो इसमें क्या होता है कि हम डोमिनेंट फिनोटाइप को सबसे पहले किससे क्रॉस करवाते हैं? रिसेसिव फिनोटाइप के साथ। एंड द क्रॉस फाइंड आउट द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नेचर ऑफ द जीनोटाइप। तो जब भी हम इसको डोमिनेंट फिनोटाइप को किससे क्रॉस करवाएंगे? रिसेसिव जीनोटाइप से, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद एन इंडिविजुअल शोइंग द रिसेसिव फिनोटाइप। तो डोमिनेंट फिनोटाइप वाले को रिसेसिव फिनोटाइप वाले के साथ क्रॉस करवाएंगे
और इससे हम पता चला लेंगे कि हमें जो राउंड सीड वाला पौधा नज़र आ रहा है एक्चुअली इसका जीनोटाइप कैसा है, होमोजाइगस अलील्स हैं इसके पास या हेट्रोजाइगस हैं। यहाँ देखिए नीचे एग्जांपल भी इसने दी है कि इफ़ ऑन टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूस ऑल राउंड इट इज़ कैपिटल आर। कहता है कि अगर हमारे पास क्रॉस करवाने के बाद नए पौधे कैसे बन रहे हैं, हमारे पास जो हैं वो नए पौधे राउंड पैदा हो रहे हैं, डैट मीन्स कि इसके जो पेरेंट थे या जो डोमिनेंट फिनोटाइप थे उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल आर। और अगर हमारे पास 50% राउंड और 50% रिंकल सीड आ रहे हैं, डैट मीन्स कि हमारे पास जो डोमिनेंट फिनोटाइप था, ठीक है, इसका जो जीनोटाइप था वो क्या था, हेट्रोजाइगस। कैसा था, हेट्रोजाइगस, यानी कि जो राउंड सीड प्लांट था उसमें एक एलील डोमिनेंट था और दूसरा क्या था, रिसेसिव था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डिफाइन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अगर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो इसको भी मेंडल ने ही पेश किया था। When two contrasting pair of traits are followed in the same cross, their alleles sort independently into gamete। तो इसने ये बात बताई थी कि जब भी हम एक्चुअली इस क्रॉस में इस लॉ में इसने ये बात बताई कि जब भी हम एक क्रॉस में दो ट्रेट्स कहते हैं दो करैक्टर को स्टडी करते हैं, तो जब स्टडी के दौरान हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्या कहता है कि जब भी हम दो ट्रेड्स वाले दो पौधों को आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो जब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस से पहले उनके क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब वो कहते हैं जो गैमेट्स बनते हैं ना, वो गैमेट्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से, उन गैमेट्स में अपनी मर्ज़ी से दो ट्रेड्स के अलील्स जो हैं वो असॉर्ट हो जाते हैं। ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसे ज़रा गौर से सुनिएगा। When two contrasting pair of traits are followed in the same cross, जब भी हम एक क्रॉस में क्या करते हैं, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के अलील्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो क्या करते हैं, असॉर्ट होते हैं, किन में, गैमेट्स में, और वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, या किसी भी इवेंट के अकर होने के किसी भी चांस को क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी। इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप इज़ एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सीड शेप की जो विरासत है ये कैसा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो सीड शेप जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो अपनी ट्रेट को क्या करता है, आगे मुंतकिल करता है। मतलब नई जो ऑफस्प्रिंग है या नया पौधा है वो राउंड सीड शेप भी रख सकता है और रिंकल भी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होती है कि हो सकता है कि वो राउंड हो जाए और हो सकता है वो रिंकल हो। एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है कि इफ़ इन F2 ऑफस्प्रिंग ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस द इंडिपेंडेंट चांस फॉर अ सीड इज़ टू बी राउंड इन इज़ 3/4 और इट टू बी रिंकल इज़ 1/4। तो ये चांस होते हैं इसके कि 3/4 आ जाए या 1/4 आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप डोमिनेंस को समझें कि डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस एक्चुअली रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू अलील्स। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक जीन के एक करैक्टर के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स होती हैं, और जीन्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसकी जो दूसरी शक्ल है या दूसरा नाम है, वो अलील्स है। तो कहते हैं ये दोनों अलील्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, ताल्लुक़ होता है, उसे आप डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है। और उसी की हमारे पास 4 टाइप्स हैं और उनमें हमारे पास एक टाइप जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है। तो कहते हैं व्हेन द फिनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगोट इज इंटरमीडिएट बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ द टू होमोजाइगोट इट इज़ कॉल्ड इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। तो कहते हैं ये ऐसा रिलेशनशिप है अलील्स के दरमियान जिसमें दोनों अलील्स जो हैं वो अपने पार्शियल यानी कि हाफ अफेक्ट्स जो हैं वो या अपने हाफ एक्सप्रेशन जो है वो शो करवाती हैं, यानी कि फुली तौर पर दोनों अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाती।
एक अलील अपने हाफ करेक्टर को एक्सप्रेस कराएगी और दूसरी अपने हाफ करेक्टर्स को एक्सप्रेस करवाएगी और दोनों के मिलने से एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि इन 1899 कार्ल कोरेंस वाज वर्किंग ऑन द फ्लावरिंग प्लांट नेम्ड फोरोक्लाव। तो कार्ल कोरेंस जो है फोरोक्लाव फ्लावर पर वर्किंग कर रहा था। व्हेन ही ऑब्टेन्ड अ ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट विद अ ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर फोरोक्लाव। तो इस दौरान इसने क्या किया कि इसने रेड और अपने फोरोक्लाव फ्लावर दो तरह के लिए, एक रेड और एक वाइट, इसने रेड और वाइट का क्रॉस करवाया। जब इसने रेड और वाइट का क्रॉस करवाया तो रेड और वाइट के क्रॉस से एक नया फ्लावर कलर पैदा हुआ। कौन सा कलर पैदा हुआ? पिंक। तो पिंक कलर ये इंडिकेट कर रहा था कि रेड वाले अलील ने भी अपने हाफ एक्सप्रेशन शो करवाए हैं और वाइट वाले ने भी अपने हाफ अफेक्ट्स ये एक्सप्रेशन शो करवाए, जिसके मिलने से जो है वो पिंक कलर बना है। और पिंक कलर आप लोग भी जानते हैं कि ये दो कलर्स का कम्बिनेशन है, रेड और वाइट का। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है को डोमिनेंस। तो स्टूडेंट्स ये डोमिनेंस की वो टाइप है जिसमें दोनों अलील अपने अफेक्ट्स जो हैं, असरात जो हैं, वो मुकम्मल तौर पर शो करवाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखें, अलील A1 प्रोड्यूस सब्सटेंस X, ये मुकम्मल अपना X सब्सटेंस प्रोड्यूस करवा रहा है, और अलील A2 ये भी क्या प्रोड्यूस करवा रहा है? सब्सटेंस Y। ठीक है, तो दोनों अपने मुकम्मल एक्सप्रेशन शो करवा रहे हैं। इसकी मिसाल हमारे पास है MN ब्लड टाइप और ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो देखें, लेट्स सपोज हमारे पास अलील M है, तो ये कौन सा एंटीजन पैदा करेगी? एंटीजन M। अलील A2 ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास अलील N है, तो ये कौन सा एंटीजन पैदा करेगी? एंटीजन N। तो ये दोनों के मिलने से क्या बना? MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर इसने एग्जांपल भी दी है कि कोडोमिनेंस अकर व्हेन बोथ द अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन हेटेरोजाइगस एंड from their respective product X and Y, and the combinant heterozygote have both substance at the same time। तो दोनों जो हैं अपने मुकम्मल जो एक्सप्रेशंस हैं या जो फैक्ट्स हैं उनको शो करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर डोमिनेंस। तो डोमिनेंस रिलेशन इज़ fascinating because the over dominant heterozygote exceed in quantity द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगोट। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो अलील्स के दरमियान जिसमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इफेक्ट्स को शो करवाती है एज़ कम्पेयर टू होमोजाइगस। ये एग्जांपल भी नीचे दी गई है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला, द हेट्रोजाइगोट W+/W हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ द फ्लोरिसेंट पिगमेंट इन द आई देन वाइल्ड W+/W+ और वाइट आइड W होमोजाइगोट। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है ये अपने करेक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करवाती है, इसलिए इसे आप नाम क्या देते हैं? ओवर डोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील्स की अगर हम बात करें तो कहता है कि जीन म्यूटेशन में प्रोड्यूस मैनी डिफरेंट अलील्स ऑफ ए जीन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि हर जीन पेयर के, यानी कि हर करैक्टर के लिए एक जीन पेयर होता है या एक अलील पेयर होता है, लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सिंपल अलील पेयर या जीन पेयर मौजूद नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर देखें, कहते हैं कि जीन म्यूटेशन, अगर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो उससे क्या प्रोड्यूस हो सकता है? डिफरेंट अलील्स के। बाज़ दफ़ा एक जीन पेयर के दो अलील्स नहीं होते, बाज़ दफ़ा दो से ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं नंबर में, और ये जस्ट एंड जस्ट किस वजह से होता है? अगर जीन में क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए। जब म्यूटेशन होगी तो वो अपने दो से ज़्यादा अलील्स बनाना स्टार्ट कर देंगी। सम जीन्स में हैव एज मैनी एज 300 अलील्स, और इसी तरह म्यूटेशन की वजह से कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो कि अपने 300 तक अलील्स रखते हैं। आर सच अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन whose number is more than 2 are called multiple alleles। तो बेटा ऐसे जीन्स जिनमें दो से ज़्यादा अलील्स मौजूद हों, ठीक है, उन अलील्स को हम नाम के देते हैं मल्टीपल अलील्स का। एनी टू ऑफ दीज मल्टीपल अलील्स कैन बी प्रेजेंट इन जीनोम ऑफ ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, बट अ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और गैमेट
हैव वन ऑफ देम इन इट्स जीनोम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल डोनर, व्हाट आर यूनिवर्सल डोनर ऑफ एबीओ सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है कि फिनोटाइप ओ कैन आल्सो बी यूज्ड एज डोनर फॉर स्मॉल ट्रांसफ्यूजन टू ए बी एंड ए बी रेसिपिएंट। कि आपका जो ब्लड ग्रुप ओ वाला पर्सन होता है वो ब्लड ग्रुप ए वाले पर्सन को भी ब्लड जो है वो दे सकता है, डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी डोनेट कर सकता है और ए बी वाले को भी डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, बिकॉज डोनर्स एंटीबॉडीज आर क्विकली अब्जॉर्ब बाय अदर टिश्यूज आर ग्रेटली डाइल्यूटेड इन द रेसिपिएंट ब्लड स्ट्रीम। ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस। तो स्टूडेंट्स एरिथ्रो रेड ब्लड सेल से लिया गया है, ब्लास्टोसिस रेड ब्लड सेल का फटना, ठीक है, एंड फैटलिस फीटस से वर्ड लिया गया है। फीटस उस बेबी को कहते हैं जो माँ के पेट में होता है 3 मंथ से ज़्यादा का जो बेबी होता है माँ के पेट में, उसे फीटस कहते हैं। तो फीटस की बॉडी में रेड ब्लड सेल का फटना फिर क्या कहला रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस कहलाता है। इसे मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी भी कहा जाता है। Maternal fetal incompatibility result when an RH woman minus woman married to the RH positive man conceive a child who is RH positive। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि RH माइनस वाली वुमेन जो है वो RH पॉजिटिव वाले मैन से शादी कर लेती है और इस दौरान जो इनके मदर के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें पैदा होने वाला बच्चा या ग्रो करने वाला बच्चा जो होता है उसका भी ब्लड कैसा हो जाता है, RH पॉजिटिव। इफ़ द मैन जीनोटाइप इज़ कैपिटल D ऑल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल बी RH पॉजिटिव। अगर इंसान के ब्लड ग्रुप में का जीनोटाइप कैपिटल D है तो इसके जो बच्चे होंगे वो भी सारे RH पॉजिटिव होंगे। अगर मैन जीनोटाइप इज़ कैपिटल D स्मॉल d हाफ ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी RH पॉजिटिव। तो अगर ये हेट्रोजाइगस है मतलब एक लील कैपिटल डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, तो 50% बच्चे जो हैं वो RH पॉजिटिव होंगे, 50% RH माइनस। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ़ RBC ऑफ RH प्लस फीटस क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एंड इंटर इनटू RH माइनस मदर ब्लड स्ट्रीम, द मदर्स इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स टू द fetal RH एंटीजन स्टिमुलेट बाय प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ anti-RH एंटीबॉडीज। यहाँ पे देखें, अब बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर फीटस यानी कि माँ की बॉडी में कंसीव करने वाला जो चाइल्ड जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, अब माँ का और बच्चे का आपस में कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के ज़रिए। तो फूड और सारी चीज़ें जो है ये प्लेसेंटा के ज़रिए ही माँ से बेबी में जा रही होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा तो वो ब्लड जो है वो प्लेसेंटा के ज़रिए मूव करता हुआ माँ की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, और बॉडी में किस जगह पर, ब्लड स्ट्रीम में, खून में शामिल हो जाएगा, जिससे मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो उस RH पॉजिटिव वाले से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, एंटीजेंस बनाएगा, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ RH एंटीबॉडीज। जिससे क्या होगा, कहते हैं कि ये अब उसको माँ का जो, यहाँ पर मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, रिएक्ट टू द फीटल RH, माँ का जो इम्यून सिस्टम होगा वो फीटल के RH एंटीजन से यानी कि फीटस के ब्लड के साथ रिएक्ट करेगा, उसको वो समझेगा कि ये जो है कोई डेंजरस चीज़ इसके पास आ गई है और वो बच्चे के फीटस के रेड ब्लड सेल को एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके मारना शुरू कर देगा, ठीक है, जिससे बच्चे के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे और उसमें जो है मोस्टली जो सिम्टम्स अपीयर होती हैं वो जॉन्डिस, ठीक है। पहली बात कि बच्चा जो है अगर उसके रेड ब्लड सेल्स इसी तरह से फटना शुरू हो जाएंगे, मरना शुरू हो जाएंगे, तो ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से अबॉर्ट हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर वो पैदा हो भी जाता है, अगर उसकी बर्थ हो भी जाती है तो उसमें नेचुरली एक बीमारी होगी, कौन सी, जॉन्डिस, वो पीले रंग की सारी उसकी बॉडी होगी एंड इस तरह के जो बेबीज़ होते हैं या इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे बोला जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है कि डिफाइन जीन लिंकेज